हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24/7 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो अभी न्यू भर्ती निकली है पैरामेडिकल स्टाफ की। तो उन भर्ती से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। खास करके हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और उनसे जुड़े आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। आपके मन में अगर कोई डाउट आता है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपका ये जो एप्लीकेशन है ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? कल से, यानी कि 20 जुलाई से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। कल से आप अप्लाई कर सकते हैं और कब तक चलेगा आपका ये? 31 अगस्त तक, यानी कि लगभग आपके पास 1.5 महीने होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए, जो कि एक काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। तो आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे कल से। चलिए, अच्छा, अब डेट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स कितने होने वाले हैं। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर क्या मेरे यहाँ पर मेरे सिटी में या मेरे स्टेट में एग्ज़ाम होगा? तो अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर सिर्फ 9 एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई। कौन कौन से हैं वो आपके? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर एंड पल्लीपुरम। ये आपके 9 सेंटर होने वाले हैं और इन्हीं 9 सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब आप फॉर्म अब भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपको फीस कितनी पे करनी होगी? तो जो ग्रुप बी के जितने भी पोस्ट हैं, कितने ग्रुप बी के जितने भी और ग्रुप कितने फीस पे करनी होगी आपको? 200 रुपये फीस पे करनी होगी। 200 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। अच्छा, ग्रुप सी के लिए आपको, यानी कि अब ग्रुप सी में जितने भी पोस्ट आ रही हैं तो उसके लिए आपको कितना पे करना होगा? 100 रुपये आपको पे करना होगा। 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट हैं? 789 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे और लगभग लगभग आपकी 27 प्रकार के पद हैं जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे। सफाई कर्मचारी से लेकर के आप एसआई वगैरह के लिए भी आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो आपकी फ़ीस है ये आप कैसे पे करेंगे? तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएंगे या फिर बैंक ड्राफ्ट्स आप बनवा लीजिए बैंक में जा कर के। उसमें से आपको बनवा लेना है, जो कि ईजिली बन जाता है। और यही 2 फॉर्म होंगे, यानी कि आप ऑनलाइन फीस पे नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही आप फीस पे कर सकते हैं। और आपको ये कहाँ पर भेजना है? ये आपका एड्रेस दे रखा है। जो जो आप फॉर्म फिल करेंगे उस फॉर्म का प्रिंट आउट, साथ में ये जो आपका बैंक ड्राफ्ट है इस पते पर पेबल, यानी कि इसको पे करना है। किसको? डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल, पेबल एट एसबीआई बंग रसिया। यहाँ पर आपको ये बैंक ड्राफ्ट पे करना है, इस एड्रेस से बनवाना है। अच्छा, अब आप अप्लाई कैसे करेंगे वो बता दिया कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। क्या डेट रहने वाली है आपका वो आप रखेंगे, और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं वो सभी आपको ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म को प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें आपको क्या क्या भेजना है? तो आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, एनवलप है जिसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आपको अपना पता लिख करके भेजना है, स्टैंप लगा करके उस लिफाफे में जो आप फॉर्म के अंदर डालेंगे। और कहाँ पर भेजना है? आपको भेजना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, आपको ये लिखना है उस एनवलप के ऊपर जो आप भेजेंगे। और किस पते पे भेजना है? डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल, विलेज बांगसरिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, मध्य प्रदेश, और ये पिन कोड है। आपको इतना डाल करके पोस्ट कर देना है, आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। तो ये ज़रूर से ध्यान रखना है। इतना नहीं कर देना है कि सिर्फ आप, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और छोड़ देते हैं तो आपका माना नहीं जाएगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और उसको बाई पोस्ट सेंड करना है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट डेट बता ही दी है, 31/8/2020 को आपका लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की, अप्लाई करने की। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट, अच्छा यहाँ पर कुछ जर्नल्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। द कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली 1 पोस्ट एट द
टाइम ऑफ सबमिटिंग दियर अप्लीकेशन, अदरवाइज कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। यानी कि अगर आपने एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात को ज़रूर से दिमाग में रखें। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं बात करूँगा कि आपका रिक्रूटमेंट कैसा होगा, कैसे आप इसके कैसे कैसे एग्ज़ाम का प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपका पीएसटी होगा और पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। तो पीएसटी और पीईटी में क्या होना है आपका, पीएसटी में पहले आपका एक जनरल मेजरमेंट होगा पूरे आपके शरीर का, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है और आपका वेट कितना है। तो बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होने वाली है और गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर, और बॉयज़ के लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 85 सेंटीमीटर चेस्ट आपका मेजरमेंट किया जाएगा। वेट भी आपका मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपका पीएसटी हो जाएगा। अच्छा, पीएसटी के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले करके जाने हैं ये भी आपको दिमाग में रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप अप्लीकेबल हैं यानी कि आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, तो आपको लेकर के जाना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेकर के जाना है। एज या डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अब आपको एज का प्रूफ, तो उसके लिए क्या 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट लेकर के आपको जाना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेंड इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने नौकरी छोड़ दी, आप डिस्चार्ज होंगे तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। अगर आप किसी ऑफिस में वर्तमान में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और वहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो उसका एनओसी भी आपको लेकर के जाना है। और अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। पीएसटी के टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। यानी कि आपको दौड़ भाग करना है। क्या करना है, दौड़ लगानी है, आपको ऊंची कूद करनी है और लंबी कूद करनी है। ये तीन चीज़ें आपको करनी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। रेस आपका एक चांस दिया जाएगा और ऊंची कूद और लंबी कूद के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम चांस हैं। तो ज़रूर से याद रखना है इन सभी चीज़ों को। ज़्यादा डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़िए, और आप नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल से। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। अच्छा, आपने पीएसटी पास कर लिया, आपने पीईटी पास कर लिया। अब जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए उनके लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, एक पेपर होगा, उसमें से आपका 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 नंबर के होंगे। अच्छा, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो 2 सेक्शन में बटा होगा। पहला सेक्शन 50 नंबर का होगा, दूसरा सेक्शन भी 50 नंबर का होगा। तो पहले ए सेक्शन की बात कर लेते हैं। उसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन इन 2 पार्ट्स, यानी कि एक एक घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर। जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी कंप्रीहेंशन। और फॉर्म भरते समय आप ऑप्शनल एज पर मीडियम आप कौन से लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश फिल कर दीजिए, अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी फिल कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश या हिंदी कंप्रीहेंशन के आपके 15 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, आपको याद रखना है। अच्छा, पेपर का स्टैंडर्ड कैसे होने वाला है, तो ग्रेजुएट लेवल का होगा, एक्सेप्ट फॉर द रैंक ऑफ सीटी एंड हेड कांस्टेबल, यानी कि आपके जो पद हैं सीटी और हेड कांस्टेबल उनके लिए एग्ज़ाम कैसा होगा, दियर लेवल ऑफ एग्ज़ाम विल बी क्लास 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो पार्ट 1 में अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, मन में दिमाग आएगा कि डिटेल सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस टाइप से आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप जैसे मान लीजिए एसआई का
पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या है, पेपर का लेवल थोड़ा सा आपका अच्छा होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि आपको सीजीएल लेवल का पेपर मिल जाए, नहीं, थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, यानी कि सीजीएल से कम लेवल का, एसएससी लेवल का, आप 10+2 लेवल का आप समझ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं सेम, लगभग थोड़ा सा अंतर होता है सभी एग्जामों में, बस बाकी क्वेश्चन सेम आते हैं। जनरल अवेयरनेस, भाई जीके के जो क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आजकल के पूछे जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में वो भी वैसे भी फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली सभी सेम क्वेश्चन वैसे ही आपके रहने वाले हैं। फिर भी आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका जो पार्ट बी है उसमें क्या होगा, क्योंकि ये पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती है, वैकेंसी है, तो इसमें आपको जिस भी ट्रेड से आपने अपना सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस सब्जेक्ट से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन विल बी कंसर्न प्रोफेशन ऑफ द ट्रेड, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी एट पर with eligibility criteria required for particular trade and rank. Minimum cutoff percent for qualifying the written examination for all the post will be as under, यानी कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि मिनिमम कितने नंबर लाने हैं जो आपका पार्ट बी एग्ज़ाम होगा। तो उसमें जो अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन हैं, और कौन कौन सी पोस्ट के लिए, आईएनएस, पीएसआई, एएसआई एंड एससी के लिए तो 55% ऑफ टोटल मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% ऑफ टोटल मार्क्स, यानी कि आपको इतने कम से कम तो आपको लाना ही है, तभी आप आगे जा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट कितनी जाती है। जी हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग आपको तो लाना ही है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी कि एमसीक्यू होने वाले हैं आपको, और क्वेश्चन विल बी सेट इन बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि सर पेपर कौन से लैंग्वेज में होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और एमसीक्यूज होगा। तो ये इस बात को बिल्कुल दिमाग में निकाल दीजिए कि कोई आपको रिटर्न है या एक ही लैंग्वेज में होगा, दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा और एमसीक्यू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे और कुछ चीज़ों के बारे में हम ध्यान रखते हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या है, कोई भी कैलकुलेटर वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह ऐसे आपको लेकर के नहीं जाना है। और आपका ये एडमिट कार्ड लगभग कब से आने शुरू हो जाएंगे, तो दिसंबर में आपका ऐसा एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या आप किसी वेबसाइट में जा कर के आप चेक कर सकते हैं, लगभग दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ये हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, कि क्या रखना है आपको, कि इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि मैंडेटरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो आपका फिजिकल होगा वो नॉर्मल होगा, यानी कि उससे आपकी कोई भी मेरिट नहीं बनेगी, सिर्फ आपको केवल पास करना ही होगा, उसमें किसी को कुछ भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको पास करना है। ये नहीं कि मैंने दौड़ कम समय में पूरी कर ली तो मुझको और ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। अगर आपने मान लीजिए दौड़ आपकी 7 मिनट 30 सेकंड में है, अगर आपने 5 मिनट में किसी ने पूरी कर दी तो उसको उतने भी नंबर मिलेंगे, और जो 7 मिनट में पूरी करेगा तो उसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे। यानी कि क्वालिफाइंग नेचर की आपका ये जो फिजिकल जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, इफ़िशियंसी टेस्ट होने वाला है, तो वो उसमें आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर का ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे, कि मैं आपको जो बता रहा था कि इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन, एनी कैंडिडेट डिक्लेयर नॉट क्वालिफाइंग इन ट्रेड टेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट, यानी कि आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया तो इसका ये मानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही गया। ट्रेड टेस्ट में भी आपको पास करना है। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट विल बी 20 मार्क्स एंड ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 20 नंबर का होगा, उसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क लेकर के ही आना है। डिटेल कैसी दे रखी है आपको, प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसर्न ट्रेंड, यानी प्रैक्टिकली टेस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ टूल्स और इक्विपमेंट का आप नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से उनको हैंडल करना आना चाहिए। 10 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे। नॉलेज ऑफ अबाउट टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि कौन सा मतलब कोई आपको टूल्स दिया जाता है तो उसके बारे में पूछा जाता है कौन सा टूल्स है, इसका क्या नाम है, इसको क्या यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। अब एक्सपीरियंस से कितने नंबर है, 5 नंबर है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर दिए जाएंगे, 4 साल का है तो 4 नंबर, 3 साल का है तो 3 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो दो नंबर, और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा।
यानी कि जिसके पास जितना अच्छा एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा स्कोर वो कर सकता है और अपनी सीट को बिल्कुल पक्की कर सकता है। 789 पोस्ट हैं, याद रखें। इसके लिए आप इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टोटल 20 मार्क्स आपको ये दिए जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल से पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।